हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंथम। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड के ट्रेड के में आपस में डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं और जो भी कंट्रीज़ के बीच में ट्रेडिंग रिलेटेड गुड्स या सर्विसेज की ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये बॉडी बनाई गई है। ठीक है, तो इसका हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि ये किस तरह से इसका स्टार्टिंग हुई और किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, किस तरह से इसमें अलग अलग एग्रीमेंट्स हैं और किस तरह के इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए और उसको आप लोगों को पता होना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले 1947 में जिनीवा कॉन्फ्रेंस होती है। जिनीवा कॉन्फ्रेंस में ही पहली बार ट्रेड और टैरिफ का मतलब जो कंट्रीज़ ड्यूटी लगाती है, जो कोई टैक्स लगाती है किसी सामान के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे, उसको बोलते हैं टैरिफ। तो उस टैरिफ और ट्रेड से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस होती है और वो 1947 में जिनीवा कॉन्फ्रेंस होती है। उसके बाद 1948 में गैट बनता है। गैट एक एग्रीमेंट है बिटवीन, इट वाज साइंड बिटवीन बाय 23 नेशंस एंड इट वाज ओनली लिमिटेड टू रिमूविंग द टैरिफ ऑफ गुड्स। ठीक है, इसमें सिर्फ गुड्स के लिए थी, इसमें सर्विसेज नहीं थी और उसमें गुड्स में भी एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल को एक्सक्लूड कर दिया गया था, वो चीज़ इसमें नहीं थी। ठीक है, फिर गैट जो था वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज एन एग्रीमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ एक एग्रीमेंट था GATT, और इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया है 1948 में। ठीक है, फिर कुछ सालों बाद 1986 में एक उरुग्वे राउंड होता है। यहाँ पे सर्विसेज और IP यानी होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ नए रूल्स आते हैं और 8 साल के बाद एक मैराकेश एग्रीमेंट होता है। आफ्टर 8 years मैराकेश एग्रीमेंट होता है 1994 में, और 1994 में एग्रीमेंट के बाद हम लोग पास एक नई बॉडी आती है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी वो बनी थी 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डंकल ड्राफ्ट कहा जाता है क्योंकि इसमें मिस्टर आर्थर डंकल थे, वो मेन आर्किटेक्ट थे और इसी में इन्होंने ही ये ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था यहाँ पे, इसलिए इसको डंकल ड्राफ्ट का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, देन इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, देन हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में 2 टाइप की बॉडीज़ हैं इसमें मेनली, एक है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और एक है जनरल काउंसिल। ठीक है, मिनिस्ट्रियल काउंसिल्स क्या काम करती है? मिनिस्ट्रियल काउंसिल्स जो करती है वो DG यानी कि डायरेक्टरेट जनरल अपॉइंट करती है और पहले जो DG बने थे वो थे पीटर सदरलैंड। ठीक है, और इसमें 164 मेंबर्स हैं। कंट्रीज़ जो इसमें अडॉप्टेड हैं वो 64 कंट्रीज़ ने इस पूरे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का पार्ट बनी है। ठीक है, ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है और ये हर 2 साल में मिलती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी सिंगापुर में और ये 1996 में हुई थी। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। देन 2 years पे मिलते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है और डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए। देन और भी इसमें यहाँ पे मीट के बारे में मैंने लिख दिया है, जैसे सेकंड मीट जो हुई थी जिनीवा में हुई थी, थर्ड मीट जो हुई थी सियाटल USA में हुई थी, फोर्थ हुई थी दोहा कतर में। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मीट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और मैंने जो अभी लेटेस्ट जो 13th मीट होने वाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2023 में जो होगी वो हुई थी अबू धाबी में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में। देन जनरल काउंसिल्स जो होती है ये डे टू डे वर्किंग का पार्ट है, जो उसमें पॉलिसी रिव्यूज़ होते हैं और ट्रेड के पॉलिसीज़ को रिव्यू किया जाता है एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अगर कंट्रीज़ के कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर तो ये एज ए सेटलमेंट बॉडी भी काम करती है। ठीक है, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। पहले हम लोग इसमें जान लेते हैं कि ये डिसीजन इसमें कैसे लिया जाता है। डिसीजन जो लिया जाता है वो कंसेंसस बेस्ड होता है। ठीक है, आपस में कंट्रीज़ कंसेंसस पे जब होती हैं, जब कई सारे कंट्रीज़ आपस में मेजॉरिटी में जब किसी चीज़ पे सहमति बनती है तब जाकर के डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे डिसीजंस किस टाइप से लिया जाते हैं। देन डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो होती है, जो कि
जनरल काउंसिल का ही पार्ट है। तो इसमें जो ये क्या कर सकती है, इस हैज़ अ पावर टू इम्पोज सैंक्शंस। तो ये सैंक्शंस लगा सकती है व्हेन अ कंट्री डज नॉट कंप्लाई विथ रूलिंग। कोई भी अगर रूलिंग है, अगर उस पर रूलिंग मतलब कोई डिसीजन अगर लिया गया है और उस पर अगर कंट्री उससे कंप्लाई नहीं कर रही है तो उस पर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। लेकिन इसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल नहीं होता है और इस डिसीजन पे आगे अपील भी की जाती है। अपील के लिए एक एपेलेट बॉडी भी होती है। इस एपेलेट बॉडी में जो जज होते हैं उनका टेन्योर जो होता है अराउंड 4 इयर्स का होता है और ये इस जजेस में इनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। और ये जो जजेस होते हैं इसमें जो अगर डिसीजन लेना है अगर ये तो इसमें कोरम जो होता है, कोरम मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ जजेस जितने रिक्वायर्ड हैं वो होते हैं 3 जजेस, ठीक है। और इसमें लेकिन पेनलाइज नहीं किया जा सकता, कोई पेनल्टी नहीं लगा सकती ये बॉडी, ठीक है। तो इस टाइप से जब कोई भी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी से अगर कोई कंट्री अगर खुश नहीं है उनके फैसले से तो वो एपेलेट बॉडी में जा कर के अपनी चीज़ों को उठा सकती है, अपने इश्यूज़ को बात कर सकती है, ठीक। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर WTO के बारे में। इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए चीज़ की ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं। ट्रेड बैरियर्स मतलब ट्रेड को रोकने वाली वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो कि ट्रेड में बाधा लेके आती हैं, उनको डिसरप्ट करती हैं, ठीक है। जैसे उसमें क्या आते हैं, कुछ टैरिफ्स होते हैं। अगर किसी कंट्री ने कस्टम ड्यूटी लगा दिया या काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगा दी, सेल्स टैक्स लगा दिया, ऑक्ट्राइट टैक्स लगा दिया, वैट लगा दिया, तो इस टाइप के जो टैरिफ्स होते हैं ये भी एक ट्रेड में बैरियर की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई कंट्री ए है और कोई कंट्री बी है, अगर कोई कंट्री ए जो है अपने से उस प्रोडक्ट जो बी में लेके आना चाहती, बी कंट्री में लेके आना चाहती है, लेकिन बी कंट्री ने बहुत सारे इसमें बैरियर्स लगा के रखे हुए हैं, जैसे बहुत हाई टैक्स है, तो फिर ये ए कंट्री जो है बी कंट्री में अपना प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाएगी। तो ये ट्रेडिंग में बैरियर की तरह काम करते हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। देन एक होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब जहाँ पे हम लोग और दूसरी तरीके से टैक्स के अलावा जो और तरीके होते हैं उसके थ्रू हम लोग बैरियर क्रिएट करते हैं। जैसे कि होता है कि कंट्रीज़ ने अगर सब्सिडीज़ दी है, मतलब जैसे मान लीजिए ए से कोई कंट्री है वो वहाँ से टॉय जो है वो बीच में लेके बी में भेजते हैं, लेकिन बी जो कंट्री है वो भी अपने कंट्री के जो लोग हैं जो टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक हैवी सब्सिडी दे रही है, ठीक है। तो ये जो टॉयज़ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली बहुत सस्ते हो जाएंगे और ए कंट्री जो है वो अपने टॉयज़ को बीच में नहीं भेज पाएगी, ठीक है, क्योंकि उनकी डिमांड ही कम हो जाएगी। तो इस तरह से बैरियर क्रिएट हो जाता है और इसी को बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो इसमें आते हैं सब्सिडीज़, इसमें आते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट। पब्लिक प्रोक्योरमेंट ये होता है जिसमें गवर्नमेंट ही लोकल मैन्युफैक्चरर से सामान ले लेती है और प्रोक्योर कर लेती है, ठीक है। देन आता है क्वालिटी कंट्रोल, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, जिसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि ये क्या चीज़ है। देन कुछ कोटा होता है, कुछ कोटा दे देते हैं गवर्नमेंट्स। इसके अलावा कुछ चीप लोन्स प्रोवाइड कर दिया जाती है। देन चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर जैसे मान लीजिए कि किसान है और वो अपने खेती करना चाहते हैं तो उनको एक चीप सस्ते इलेक्ट्रिसिटी दर में प्रोवाइड की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑटोमेटिकली जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, जो उनका उपज जो उनकी फाइनल बनती है उसमें जो उनकी कॉस्ट होती है बहुत कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर ऐसा कंट्रीज़ अगर वो गवर्नमेंट उसकी चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है तो। देन रेड टेपिज्म एंड क्लियरेंस। रेड टेपिज्म का मतलब होता है डिले कराना, मतलब स्लोली काम कराना। तो क्लियरेंस प्रोवाइड करने में अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री में कुछ सामान भेजना भी चाहती है तो क्लियरेंस ही नहीं मिल पा रही है, तो इसी को बोलते हैं रेड टेपिज्म, जिसकी वजह से डिले होता है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड बैरियर्स होते हैं और इनके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या टैरिफ बैरियर्स होते हैं और क्या नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, ठीक है। देन हम लोग आगे पढ़ते हैं कि WTO का फंक्शंस क्या क्या हैं। फंक्शंस सिंपली ये है कि ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, ये रिड्यूस करता है बैरियर टू ट्रेड, मतलब इन बैरियर्स को वो एड्रेस करता है WTO और देखता है कि इनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अननेसेसरी नहीं लगाई गई हैं। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि
चीप इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी भी है कंट्री, अगर ज़रूरी है कंट्री को देना तो वो देगी, लेकिन अगर वो अननेसेसरी लगाई गई है तो उसको भी WTO उस पर जांच पड़ताल करती है, उसको आगे देखती है और फिर वो कंट्री के ऊपर फिर फाइनल अपना डिसीजन देती है। ठीक है, इस तरह से WTO इसका फंक्शंस होता है। देन LDC यानी कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़, ये भी बेनिफिट करती हैं वर्ल्ड ट्रेड से। तो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट हो, उनका शोषण ना हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो इस तरह की चीज़ें भी देखती है WTO। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट पे कंट्रीज़ का आपस में कोऑपरेशन हो, इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रहता है WTO का। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेड जो होते हैं वो शिपिंग रूट्स होते हैं, शिप से होते हैं। तो शिप्स जब ओशंस में जब उनका मूवमेंट होता है तो काफ़ी पोल्यूशन उससे होता है, तो उसको भी देखा जाता है कि किस तरह से हम इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रेडिंग बना सकें। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस थे WTO के, जिसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं WTO एग्रीमेंट्स को। आगे बढ़ने से पहले लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे स्टडी एंथम के चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर सकते हैं। इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ये सारी चीज़ें आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आप इस साल का PCS का UP PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं या UP RO ARO का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें करंट अफेयर्स के आपको ये सारे करंट अफेयर्स आपको हेल्प करेंगे। इसमें पिछले साल के मई से लेकर के अगस्त से लेकर के मई तक के अभी तक सारे करंट अफेयर्स हैं। आगे के भी हम इसमें कंपाइलेशन बना रहे हैं। इसमें आपको स्पोर्ट्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गए, और जो बेसिक करंट अफेयर्स आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये सारी चीज़ें, एग्रीमेंट, समिट, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखना चाहें UP स्पेशल भी इसमें पूरी तरह से सारे क्लासेस में अपलोड हैं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, और ये सारी वीडियोज़ अगर आप देख लेंगे तो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट में भी मैंने 2 इसमें वीडियोस अपलोड किए हैं, इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस के, जिस पे हमेशा हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। और अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैंने इसमें कुछ वीडियोस डाले हैं। इसको भी आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ज़्यादा याद हो जाएगा, और ये सारे इन्फॉर्मेशन तुम बहुत ही क्रिस्प तरीके से मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डालने की कोशिश की है ताकि ज़्यादा टाइम इसमें ना वेस्ट हो। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। WTO एग्रीमेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स के ऊपर काम होता है, जैसे कि गुड्स रिलेटेड, अगर कंट्रीज आपस में गुड्स ट्रेड कर रहे हैं तो उनके ऊपर किस टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। देन सर्विसेज हैं अगर, तो सर्विसेज के ऊपर। देन अगर कोई इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई अगर ट्रेड हो रहा है तो उसके ऊपर एक बनाई गई है जिसको हम लोग ट्रिप्स बोलते हैं। देन एक एग्रीकल्चर के ऊपर है जिसको हम लोग AOA बोलते हैं। और देन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ है, तो उसमें आपको बोलते हैं ट्रिप्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिसपे ऊपर हमेशा हर साल कुछ ना कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है ये AOA वाला, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है और ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि इसमें कंट्रीज आपस में काफ़ी डिस्प्यूट्स रहते हैं इसके ऊपर। तो हम लोग सबसे ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करने वाले हैं AOA के ऊपर। ठीक है, तो AOA इज़ एन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसमें कंट्रीज जो होते हैं वो आपस में, कंट्रीज जो है ये आपस में ट्रेड करने के लिए अपने ही कंट्री में जो एग्रीकल्चर है उसको सपोर्ट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ सब्सिडी दे सकते हैं, इस चीज़ का इसमें पूरा मेंशन किया गया है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं अगर उनको एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ देनी है तो वो अंडर एग्रीगेट मेजरमेंट सपोर्ट डिसाइड होता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको समझाता हूँ कि क्या ये चीज़ है। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई कंट्री A है और ये मान लीजिए कि ये डेवलपिंग कंट्री है, और एक कंट्री है B और ये जो है ये डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री जस्ट लाइक मान लीजिए US है और ये है इंडिया। ठीक, तो US के जो फार्मर्स हैं ये काफ़ी हाईटेक फार्मर्स हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, इनके पास फंड्स अच्छे हैं, तो ये ऑब्वियसली इनके पास अगर ऐसी सुविधाएं हैं तो इनका जो आउटपुट होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनके पास लैंड कम है, उनके पास टेक्नोलॉजी कम है, तो इनका जो आउटपुट होगा ये ऑब्वियसली बहुत कम होगा। तो ये अगर ये किसी मान लीजिए कंट्री है C और B अगर किसी कंट्री को B जो है अगर C को कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्सपोर्ट करता है
तो इनके पास ज़्यादा अपर हैंड होगा, बी के पास ज़्यादा अपर हैंड होगा ऐसी अपनी चीज़ों को सी में ट्रेड करने का, लेकिन ए के पास उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं होगा। तो वो उनके क्वालिटी इन्फीरियर होगी, ए की क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो होंगे वो काफ़ी इन्फीरियर होंगे, या फिर उनके जो टेक्नोलॉजी होगा वैसे कम होती है। तो सी जो है वो ज़्यादातर ट्रेड बी से लेना चाहेगा, ए से लेना नहीं चाहेगा। तो इसमें अपर हैंड हमेशा देखेंगे आप डेवलप्ड कंट्रीज़ का होता है। तो ये जो डिस्प्यूट होता है, इसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का यूज़ किया जाता है। सो AMS इज़ एग्रीगेट मेजरमेंट सपोर्ट। इसमें 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। पहला होता है मार्केट सपोर्ट, ठीक है, मार्केट एक्सेस, एंड देन होता है डोमेस्टिक सपोर्ट, एंड तीसरा होता है एक्सपोर्ट सब्सिडी, ठीक है। मार्केट एक्सेस में ये होता है कि कोई कंट्री अपने बाउंड्रीज को कितना ओपन करके रखी है, अपने मार्केट का कितना एक्सेस दे के रखी है, इसके ऊपर मार्केट एक्सेस में बात होती है। देन डोमेस्टिक सपोर्ट जो है, डोमेस्टिक सपोर्ट का मतलब कोई कंट्री की जो अगर गवर्नमेंट है वो अपने ही किसानों को कितना सपोर्ट कर सकती है सब्सिडीज़ के थ्रू, ठीक है। कोई अगर गवर्नमेंट है तो वो फार्मर्स को कितनी सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकती है, इस चीज़ का ही डोमेस्टिक सपोर्ट में बात होती है। देन एक्सपोर्ट सब्सिडी, अगर आप अपने एक्सपोर्ट सब्सिडी में अगर आप कोई उनकी ड्यूटीज़ जो, जैसे मान लीजिए कि कोई टैक्स है, अगर एक्सपोर्ट के जो टैक्सेस को कम कर देंगे तो जो फार्मर्स होंगे वो बाहर के कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रोड्यूस भेज सकेंगे। तो एक्सपोर्ट सब्सिडी में ये सारी चीज़ें को देखा जाता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट सब्सिडी बेसिकली इसलिए दी जाती है ताकि वहाँ के लोगों को एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स को ज्वाइन करने में एक इंसेंटिव प्रोवाइड हो सके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में आ सकें और ये इसको भी यूज़ कर सकें एज अ प्रोफेशन, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक सपोर्ट होता है इसी के ऊपर, इसमें 3 टाइप अलग अलग टाइप के सपोर्ट प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इसी चीज़ का पूरा ये एग्रीमेंट है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ग्रीन बॉक्स, तो कितना गवर्नमेंट फार्मर्स को सपोर्ट कर सकती है, यही तीनों बॉक्स में दिया हुआ है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। और कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, यही चीज़ें इसमें प्रोवाइडेड है, ठीक है। जैसे कि ग्रीन बॉक्स में ही दिया हुआ है कि R&D अगर R&D ट्रेनिंग या पेस्ट कंट्रोल के ऊपर गवर्नमेंट अगर अपने फार्मर्स को हेल्प करती है तो इसमें कितनी भी लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर सकती है, जितना चाहें उतना सब्सिडी दे सकती है, ठीक है, कोई लिमिट इसमें नहीं है। अगर एम्बर बॉक्स में जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डीजल हो गया, या MSP हो गया यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसमें कुछ अमाउंट का लिमिटेशन रखा गया है कि गवर्नमेंट इतना ही इसमें यूज़ कर सकती है, इतना ही हेल्प कर सकती है, ठीक है। देन ब्लू बॉक्स भी होता है, ये भी एम्बर बॉक्स में होता है लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ होता है, और इसमें डायरेक्ट पेमेंट होता है, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, इसमें भी जितना चाहो आप उतना गवर्नमेंट इनको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी सब्सिडीज़ होती हैं वो डायरेक्टली फार्मर्स को प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कितना एम्बर बॉक्स में कितना सब्सिडी है, कितना सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती हैं, इसके ऊपर ही पूरा वो बना था, इसके ऊपर ही डिस्प्यूट बना था, ठीक है। तो ये जो अगर आप इन सब चीज़ों पे जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, MSP, इनके ऊपर अगर गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को सपोर्ट करती है तो ये एक तरह से नॉन टैरिफ बैरियर क्रिएट करता है फॉरेन प्रोडक्शन के लिए, और इसी को बोलते हैं हम लोग डिसरप्टिव बैरियर्स, ठीक है। डिसरप्टिव बैरियर्स मतलब अगर कोई गवर्नमेंट है वो अपने ही फार्मर्स को इन सारी चीज़ों के ऊपर, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल और MSP, इनके ऊपर ही अगर हेल्प करती है तो ये बाकी के प्लेयर्स हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं, मान लीजिए कि बी में बहुत सारे, बी एक US कंट्री है, US के जो कंट्रीज़ हैं में जो फार्मर्स होंगे उनको हेल्प नहीं मिल पाएगी, उनको ये डायरेक्ट एक चैलेंज है, ठीक है। तो सपोर्ट अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, अपने इंडिया की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अपने फार्मर्स को, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे, तो ये US के लिए ये ऐसे डिसरप्टिव बैरियर्स की तरह काम करेंगे। तो ये जब ये एज ए इशू आया था WTO में, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों पर बात हुई थी, ठीक है। तो इसी चीज़ों को हमें इसमें समझना है।
तो इसमें सोल्यूशन क्या निकाला गया है? इसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को कहा गया कि आप सिर्फ 5% ही, गवर्नमेंट जो है वो 5% ही अपने फार्मर्स को एज अ सब्सिडी दे सकती है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो 10% ही अपने फार्मर्स को दे सकती है ऑन द टोटल प्रोडक्शन। मान लीजिए कि अगर इंडिया की जो टोटल प्रोडक्शन है वो है $10 बिलियन, ठीक है, $10 बिलियन इंडिया का टोटल आउटपुट प्रोडक्शन है, देन इसका जो 10% होगा वो हो जाएगा $1 बिलियन, ठीक है, $1 बिलियन। तो $1 बिलियन तक का इंडिया की गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कंट्री, कितना प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये बनाया गया 10% और 5% के लेवल को। इसी को बोला गया डी मिनिमस लेवल, ठीक है, इसी को बोला गया डी मिनिमस लेवल, मतलब मिनिमम अमाउंट कि इतना अमाउंट का ही आप सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकते हैं। देन जो इसका बेस ईयर रखा गया वो रखा गया 1986-87 का जो प्रोडक्शन ईयर था उसको एज अ बेस ईयर रखा गया, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। लेकिन इंडिया ने इसको अपोज किया। इंडिया ने इसे अपोज किया, क्यों? वाई इट हैज़ बीन अपोज्ड बाय इंडिया? बिकॉज 86 जब ईयर था उसमें इंडिया का जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम था, ठीक है। देन यूएस का जो 5% है और इंडिया का जो 10% होगा वो उसमें बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो जैसे इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है, मान लीजिए कि अगर यूएस का प्रोडक्शन तो इंडिया के प्रोडक्शन से ज़्यादा ही होगा। लेट्स से कि इंडिया का जो प्रोडक्शन है $10 बिलियन ही है, ठीक है, लेकिन यूएस का प्रोडक्शन में भी $100 बिलियन हो, क्योंकि वहाँ पे बड़े किसान हैं, वहाँ पे उनकी टेक्नोलॉजी उनके पास ज़्यादा है, ठीक है। तो उनका अगर आप 5% लेंगे तो ये जो 5% होगा ये तो बन जाएगा आपका $5 बिलियन। और वहाँ पे अगर इंडिया का प्रोडक्शन आप देखेंगे तो इंडिया का प्रोडक्शन तो सिर्फ $10 बिलियन का ही था, और यहाँ पे अगर आप 10% देंगे तो यहाँ पे इसका इनके पास सिर्फ $1 बिलियन तक का ही सपोर्ट इंडिया गवर्नमेंट दे पाएगी, और यहाँ पे इनके पास $5 बिलियन तक का सपोर्ट मिल पा रहा है। तो इसीलिए इंडिया ने इसको अपोज किया, ठीक है। देन इसमें इन्फ्लेशन जो था इसमें अनअकाउंटेड था, इन्फ्लेशन को इसमें नहीं लिया गया था। और इंडिया के पास और भी चीज़ें थी जैसे कि फूड सिक्योरिटी फॉर द पुअर्स, ये इनका इंडिया का एक मेन एम था कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, उनका हमारा इंडिया का मेन मोटिव था। देन इंडियन फार्मर्स को हमें इनकम सपोर्ट भी प्रोवाइड करना था, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो इस तरह से इंडिया के पास ज़्यादा ऐसे रीजंस थे कि वो इनको ज़्यादा सब्सिडी देनी ही पड़ती है, 10% लेवल से ज़्यादा ही देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया ने इसको अपोज किया, और इंडिया ने कहा कि हम इसको ब्रीच कर देंगे, हम ये 10% का लेवल नहीं मानेंगे, हम इसको ब्रीच कर देंगे। और ये डिस्प्यूट इसीलिए बना रहा, और इसीलिए देन बाली का जो मीटिंग हुई थी 2013 में, वहाँ पे एक पीस क्लॉज लेके आया गया कि इस लेवल को इंडिया ब्रीच कर सकती है टिल 2017, ठीक है। और ये मतलब सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन सब के लिए ये चीज़ लागू था। तो पीस क्लॉज के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर बनता है, और पीस क्लॉज कब आया था, पीस क्लॉज में क्या होता है, डी मिनिमस लेवल क्या होते हैं, ठीक है, डिसरप्टिव बैरियर्स क्या होता है, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, इनके ऊपर में इनके अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन सब पे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। या फिर सीधे आपको ये पूछा जाएगा कि एएमएस क्या होता है, एएमएस के अंदर जो 3 वर्टिकल्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं के ऊपर ये पूरा जो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर हमेशा हर साल यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार फिर से पढ़िएगा, देखिएगा और समझिएगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं ये कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो डब्ल्यूटीओ के ट्रेड को गवर्न करती हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स मतलब ऐसी चीज़ें जो कि ध्यान में दी जाती हैं वाइल ट्रेडिंग बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। देन फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब ये होता है कि अगर कंट्री ए ने कुछ दिया है तो बी भी अगर कुछ देना चाहेगा तो ऐसा नहीं होगा कि कंट्री बी उनके लिए अपना रास्ता बंद कर दे। तो ये रेसिप्रोसिटी होता है। और
आपस में कंट्रीज़ को ओपन रहना चाहिए कि ट्रेडिंग आपस में ओपन कर सकें, बैरियर्स को इतना लागू ना करें। देन इट इज शुड बी ए बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल कमिटमेंट, एक इन्फोर्सेबल कमिटमेंट होना चाहिए आपस में ट्रेड करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रेड में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखने के लिए। देन एक सेफ्टी वॉल्व का एक प्रिंसिपल होता है, इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है अगर सर्टन सर्कमस्टांसेस में, अगर अपने ही देश के प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरर्स को अगर सेफ गार्ड करना है तो वो बाहर से आने वाले चीज़ों को रोक सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग सेफ्टी वॉल्व। देन एक होता है MFP, MFN और NTP। MFN जो होता है जिसे कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। इसमें क्या होता है कि अगर WTO में सारे नेशन जो होते हैं मोस्ट फेवर्ड होते हैं, मतलब कंट्रीज जो होते हैं ऐसे कोई आपस में वो नहीं बना सकते कि हम सिर्फ इन्हीं को भेजेंगे या इन्हीं को भेजेंगे, इन्हीं को भेजेंगे। इनके लिए सारे कंट्रीज जो होते हैं वो मोस्ट फेवर्ड होते हैं, ठीक है। मोस्ट फेवर्ड का मतलब यहाँ पे मिस नोमेनक्लेचर नहीं होना चाहिए कि कोई कंट्री आपस में एक दूसरे को ही ट्रेड करेगी, इस तरह का मोस्ट फेवर्ड टाइप का नहीं होना चाहिए। WTO में सारे जो 164 मेंबर्स हैं ये आपस में एक दूसरे को ट्रेड करेंगे, यही इनके लिए मोस्ट फेवर्ड है। कोई कंट्री बस आपस में एक ग्रुपिंग नहीं बनाएगी, ठीक है। देन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी रखे गए, ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शन ये रखे गए क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इनको स्पेशल फेवर दिया जा सकता है। लेट्स से कि बी जो कंट्री है एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और इसको ज़्यादा ज़रूरत है कुछ ऐसी चीज़ों के, कुछ मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को क्या ज़्यादा ज़रूरत है, तो ए इनके साथ कुछ स्पेशल डील बना सकती है कि इनको ज़्यादा फेवर किया जाए, इनके साथ ज़्यादा ट्रेड हो जाए, ठीक है। इनके बी के साथ ज़्यादा ट्रेड हो जाए C और D के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, और इसमें कुछ एक्सेप्शन रखे गए हैं। अ नेशन कैन इम्पोज हाई इम्पोर्ट ड्यूटी फ्रॉम द नेशन डूइंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। लेट सपोज कि अगर A और B, कोई एक कंट्री है A और एक कंट्री है B, तो ये जो B कंट्री है ये कुछ ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को यूज़ कर रही है जिसकी वजह से ट्रेडिंग में सामान को जो ये लोग भेजते हैं इधर से उधर उसमें कुछ गड़बड़ी कर रही है। तो ये ए कंट्री क्या कर सकती है, इनके ऊपर एक इम्पोज हायर ड्यूटी लगा सकती है इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये जो भेजेंगे तो इनके ऊपर एक बैरियर लग जाएगा, बी के ऊपर एक बैरियर लग जाएगा और वो नहीं भेज पाएंगे क्योंकि ये लोग एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। इसी को बोला जाता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और यही सारे कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि मोस्ट फेवर्ड नेशन में आते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी। नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी में ये चीज़ है कि हम अपने लोकल और फॉरेन प्लेयर्स को इक्वली दर्जा देंगे। किसी को ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स से ही सामान लेंगे, अपनी कंट्री के मैन्युफैक्चरर से ही सामान लेंगे, हम बाहर के भी मैन्युफैक्चरर्स को भी उतना ही मौका देंगे, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस रखेंगे, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी, ठीक। इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं नामा की। नामा जो होता है नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि एग्रीकल्चर मार्केट पे कितना एक्सेस हो सकता है, जहाँ पर हम लोग 5% 10% सब्सिडी की बात कर रहे थे। ये नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस मतलब कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट है, फिश एंड फॉरेस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट है, फ्यूल एंड माइनिंग रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आपने अपनी मार्केट को कितना ओपन अप कर रखा है, इसी पे ये नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस इस पे बात करती है। और ये दोहा डिक्लेरेशन में ये चीज़ आई थी, दोहा डिक्लेरेशन में ये चीज़ का प्रपोज किया गया था इस टॉपिक को। देन नेक्स्ट होता है S&D ट्रीटमेंट, इसको बोलते हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ठीक है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो ये सारे टर्म्स जो हैं कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि S&D क्या होता है, तो आपको इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपको एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है S&D ट्रीटमेंट में, जैसे मान लीजिए कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये एक कुछ स्पेशल, इनके पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं। जैसे कि राइट्स क्या है कि ये एक डेवलप्ड कंट्री से अगर कुछ ट्रेडिंग हो रही है तो लॉन्गर टाइम पीरियड मांग सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो पेमेंट होगा वो कुछ ज़्यादा समय तक के बाद देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऐसा मांग सकते हैं, ठीक है।
देन आता है स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। ये दोहा राउंड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इस टर्म को। इसमें क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वो अपने टैरिफ बढ़ा सकते हैं टू कंट्रोल द इम्पोर्ट सर्च। मतलब अगर कोई कंट्री के पास बहुत सारा इम्पोर्ट आ रहा है, जैसे मान लीजिए चाइना से इंडिया में टॉयज़ का इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक सर्ज आ गया है, जिसकी वजह से इंडिया के जो टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनके सामान नहीं बिक रहे हैं, तो इंडिया क्या कर सकता है कि वो एक टैरिफ इम्पोज कर सकता है चाइना के ऊपर। ठीक है, मतलब एक हायर ड्यूटी लगा सकता है ताकि चाइना से जो टॉयज़ इंडिया में आ रहे हैं वो कम हो जाए। ठीक है, देन SPS क्या होता है, ये मैं आपको शुरू में बताया था। SPS इज अ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी। तो इसमें क्या होता है कि आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर इसमें ये रहता है कि अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा इंडिया जो है वो US से, मान लीजिए कि US इंडिया को कुछ सामान भेजती है, मान लीजिए X कोई आइटम भेजती है और X आइटम जो है वो इन्फीरियर क्वालिटी का है। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इंडिया के लोगों के ऊपर, वहाँ पे एनिमल्स पे, प्लांट्स पे या किसी ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर कुछ एक प्रोटेक्शन उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम इशू हो सकती हैं। तो इंडिया क्या कर सकता है, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इनको बैन कर सकता है। इसी को बोला जाता है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी। सैनिटरी मतलब उनके क्वालिटी के लेवल को इन्फीरियर बता करके उनको इस तरह से ये मेजर्स लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए वो इसमें साइंटिफिक तरीके से इसमें क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन होना चाहिए, इस चीज़ का इसमें दिया हुआ है। और ये जो 3 स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, इस मतलब क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए WTO के पास 3 ऐसे स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। इसमें आता है एक CAC होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ठीक है, देन एक होता है वो WOAH जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। देन एक होता है सेक्रेटेरिएट फॉर इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन, जो प्लांट रिलेटेड कोई अगर प्रोडक्ट आता है तो उसके जो स्टैंडर्ड होते हैं उनको सेट करने के लिए ये 3 बॉडीज़ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ होता है, इंडिया जो होता है वो अल्फांसो मैंगो भेजता है यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जो अल्फांसो मैंगो को ही इन्फीरियर बता करके, उनकी क्वालिटी को इन्फीरियर बता करके बैन लगा देते हैं। ठीक है, तो इस सब चीज़ों के ऊपर आपको, अब अगली बार जब आप न्यूज़ में पढ़िएगा तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि ट्रेड मतलब इनके ऊपर बैन लगाया गया है। और आपको फिर ये चीज़ें आपको तब उस वक्त क्लियर हो जाएगी कि सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स लगाए गए थे। ठीक है, देन एक होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट जो है वो 1996 में सिंगापुर मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये चीज़ दिया गया था। उसमें ये चीज़ आया था कि हम कोई भी IT प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग ड्यूटीज़ कोई नहीं लगाता है, इसलिए यही चीज़, इस चीज़ का जो हुआ था ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट 1996 के सिंगापुर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ बात हुई थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बन चुका है UPSC में, और इसमें सिंपल इसमें कुछ है नहीं, इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जब आप कोई कस्टम का जब क्लियरेंस होता है, मतलब कोई कंट्री अगर एक कंट्री जो है A से B में कोई सामान अगर भेज रही है तो ज़्यादा से जल्दी इसको फास्टर तरीके से करने के लिए, कोई इसमें डिले ना हो, तो जो पेपर वर्क होता है उसको फास्ट करने के लिए ये ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कस्टम क्लियरेंस होता है वो जल्दी होता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है एक्सेलरेट मूवमेंट रिलीज एंड क्लियरेंस ऑफ गुड्स, technical assistance and capacity building, and it was started by the developed countries to improve the custom clearance faster। ठीक है, तो वही कस्टम क्लियरेंस को और जल्दी करने के लिए ये चीज़ का टॉपिक लाया गया था, और इसको शुरू किया गया था बाली मीट में 2003 में। इसको इन्फोर्स किया गया है 2017 से, और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है 2016 में। तो ये क्वेश्चन पहले बन चुका है, मे भी आगे पूछा जाए, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इंडिया ने तो उसको रेटिफाई 2016 में ही कर दिया, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। ठीक है,
देन एक चीज़ होती है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड का मतलब ये होता है कि कोई अगर रेगुलेशन, इसमें ये भी एक बैरियर की तरह काम करता है। जैसे मैंने आपको टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स ऊपर बताए थे, टेक्निकल बैरियर्स के ऊपर आता है जैसे कोई स्टैंडर्ड हो गया, टेस्टिंग हो गई किसी प्रोडक्ट की, या फिर कोई सर्टिफिकेशन रह गया, रेगुलेशन हो गया ऐसा। तो ये एक अननेसेसरी ऑब्लिगेशन ऑब्स्टिकल्स की तरह काम करते हैं ट्रेड में, तो इसको ही कहा जाता है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, बस आपको इतना बात मालूम होना चाहिए कि रेगुलेशन, स्टैंडर्ड, टेस्टिंग, क्लियरेंस, सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें टेक्निकल बैरियर्स की तरह काम करती हैं, जो टेक्निकली चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे में हम लोग देखेंगे गैट्स के बारे में, यानी ये जो टॉपिक है ये टोटली है सर्विसेज के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था शुरू में कि एक GATT था जो कि गुड्स से रिलेटेड था, देन एक आता है GATS जो कि सर्विसेज से रिलेटेड था, देन एक मैंने आपको बताया था ट्रिप्स के बारे में जो कि IPR रिलेटेड था, देन एक आया था ट्रिम्स के बारे में जो कि इन्वेस्टमेंट मेजर्स के ऊपर ये एग्रीमेंट बनाए गए थे। तो हम लोगों ने गुड्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके ऊपर एक और था AOA जो हम लोग पहले ही पढ़ लिया था। गुड्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें आपस में कंट्रीज़ जो भी ड्यूटीज़ लगाना चाहते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं और उसमें लगाते हैं। गैट्स के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़ना चाहिए, तो ये मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग ट्रिप्स और ट्रिम्स के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं इस टॉपिक में गैट्स पे। गैट्स जो है वो बेसिकली सर्विसेज के रिलेटेड है। सर्विसेज में इसमें 4 मोड रखे गए हैं, जैसे कि अगर कोई क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, बॉर्डर डिलीवरी हो रही है, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी, तो ये आता है आपके सर्विसेज का, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये कई अलग अलग मेथड से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एजुकेशन सर्विस है जो कि आप कंट्री A से कंट्री B में भेज रहे हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, ये टेली एजुकेशन हो गया, मतलब आपको A और B ये 2 कंट्रीज़ हैं, मान लीजिए कि US है, इंडिया है, ठीक है, ये भी हटा देते हैं, US है, इंडिया है। अगर US जो है इंडिया को प्रोवाइड कर रही है कोई टेली एजुकेशन, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि फिज़िकली स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं US में, ठीक है, यहाँ पे कोई फिज़िकली यहाँ पे नहीं जा रहा है, बस टेलीविज़न के थ्रू या फिर ऑनलाइन के थ्रू बस पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप से जब कोई सर्विसेज का आदान प्रदान होता है तो उसको बोला जाता है मोड 1 क्रॉस बॉर्डर्स डिलीवरी। ठीक है, देन नेक्स्ट है कंजम्पशन अब्रॉड। कंजम्पशन अब्रॉड का मतलब होता है कि अगर कोई स्टूडेंट्स movement of students from importing country B to exporting country A to obtain एजुकेशन सर्विसेज। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए कोई चाइनीज़ स्टूडेंट है, वो US में स्टडी कर रहा है, US की यूनिवर्सिटी में US में जाकर के स्टडी कर रहा है, तो ये चीज़ हो जाएगा। मान लीजिए कि US है और इंडिया है, तो इंडिया का अगर कोई स्टूडेंट US में प्रेजेंट हो रहा है, फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, US की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है US में जा कर के, तो ये आ जाता है मोड 2 में। ठीक है, ठीक, देन नेक्स्ट जो आता है वो मोड 3 होता है, जिसमें हम लोग कमर्शियल प्रेजेंस के थ्रू सर्विसेज देते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे मान लीजिए कि UAE है। अब इंडिया में मान लीजिए यहाँ की IIT है और UAE में इसी ने अपना एक ब्रांच खोल दिया है, IIT ने ही यहाँ पे एक ब्रांच खोली हुई है, तो है ये इंडियन, लेकिन इसने UAE में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तब इस टाइप का जब कमर्शियल प्रेजेंस आप दूसरी कंट्री में करते हैं, तब ये इन टाइप की सर्विसेज को बोला जाता है मोड 3 टाइप ऑफ सर्विसेज। ठीक है, और जब मोड 4 कब होता है, जब कोई प्रेजेंस होता है नेचुरल पर्सन का, मतलब जब इसमें कोई टीचर, इंडिया से कोई टीचर जाता है UAE में, इंडिया से कोई टीचर जाता है UAE में, और UAE से कोई टीचर मान लीजिए कि यहाँ पे आता है, तो इस टाइप का जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं इनको ही बोला जाता है एक प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन्स, मतलब मोड 4 टाइप ऑफ ये सर्विसेज में ये चीज़ काउंट की जाती है। ठीक है, तो इसमें ऐसे देख सकते हैं टीचर लेक्चरर एक्सचेंज प्रोग्राम्स इसमें होते हैं। तो आपको बस ये इसमें क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि आपको अलग अलग टाइप का मे बी कोई सिनारियो दे दी जाएगा और आपको पहचानना होगा कि ये मोड 1 में या मोड 2 में, 3 में या 4 में किस में आता है। ठीक है, और आपको ये सारी चीज़ें इसमें मालूम होना चाहिए कि किस मोड में क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं।
नेक्स्ट आता है ट्रिम्स। ट्रिम्स है इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो इसमें क्या होता है, जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ जो FDI करती हैं यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो करती हैं FIIs के थ्रू, तो इन सब के ऊपर कुछ इसमें पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि ट्रिम्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है गुड्स के ऊपर, मतलब किसी गुड्स या कोई गुड मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके ऊपर ही ये चीज़ एप्लीकेबल होते हैं, सर्विसेज के ऊपर नहीं होते हैं। ठीक है, देन कंट्री शुड नॉट अडॉप्ट द इन्वेस्टमेंट मेजर्स विच रिस्ट्रिक्ट एंड डिस्टॉर्ट ट्रेड। तो ये बहुत ही जनरल बात है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देन क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। कोई ऐसा क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखेगा कि हम सिर्फ इतने ही पैसे करेंगे या फिर हम इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, तो इस टाइप का कोई ये प्रोहिबिटेड है, फॉरेन इन्वेस्टर से ये चीज़ नहीं एक्सपेक्ट की जाती है। ठीक है, तो ये प्रोहिबिशन होता है। देन इक्वल राइट्स दिया जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को इक्वली ही राइट दिए जाते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ट्रिम्स से रिलेटेड। और नेक्स्ट जो है उसमें आता है ट्रिप्स। ट्रिप्स में जो आपका तो ट्रिप्स जो होता है ये IPR रिलेटेड होते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पेटेंट्स है, पेटेंट चीज़ें हैं या फिर ट्रेडमार्क्स हैं, ठीक है, या फिर आपने कोई इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो इसके ऊपर ही आपको रूल्स एंड कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि इस टाइप की चीज़ों को किस टाइप से ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, देन कुछ कॉपीराइटेड है, कॉपीराइट्स अगर आपने रखे हैं। देन आपका कोई जोग्राफिकल इंडिकेटर है, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों पे ही ट्रिप्स काम करता है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को इसमें बस यही रेगुलेशंस के ऊपर है। तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। इसमें जो मैंने हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये चीज़ें आपको बताई, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपको बताए। और जो अभी नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है इसमें ये होने वाली है 13 जो हुई है वो हो चुकी है 2024 में। इट वॉज अ 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और ये हुई थी UAE अबू धाबी में। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। ठीक है, अबू धाबी में हुई थी। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें 2 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इसमें ऐड हुई हैं। ठीक है, ये है कोमोरोस और टिमोर लेस्ते। ठीक है, लेस्ले। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोमोरोस और टिमोर लेस्ते ये 2 कंट्रीज थी जिनको अभी WTO में मेंबरशिप दी गई है। ठीक है, तो अगर आप देखें कोमोरोस कहाँ पे है, तो ये रहा अपना इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में यहाँ पे है आपका अफ्रीका में यहीं पे है आपका कोमोरोस। ठीक है, ये आपको कोमोरोस है यहाँ पे। देन टिमोर लेस्टे यहाँ पे है इंडोनेशिया में। आप देखेंगे ये रहा इंडियन ओशन और ये इसके ईस्टर्न साइड में अगर आप देखेंगे तो इंडोनेशिया, ईस्ट पापुआ न्यू गिनी, और यहाँ पे है आपका टिमोर लेस्टे ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे जस्ट ऊपर। तो ये आपको थोड़ा बहुत आपको बस आइडिया होना चाहिए कि ये 2 कंट्रीज़ का लोकेशन कहाँ पे है, तो आपकी मैपिंग भी साथ में होती रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। बाकी इसमें जितने भी मीट्स होते हैं तो इनके ऊपर आप डेली जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इसमें ज़रूर देखिएगा कि क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर किस इश्यूज़ पे ये बात करते हैं, क्या क्या टॉपिक्स को ये लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें आपके मेंस में भी काम आएंगी, प्री में तो काम आएंगी। प्री के पर्सपेक्टिव से मैंने जितनी चीज़ें इसमें बतानी थी आपको बता दी, और मेंस में भी आपको ये चीज़ें काम आएंगी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में जब कंट्रीज़ आपस में अपनी लोकल प्रोटेक्शनिस्ट टाइप की अप्रोच जब अपनाते हैं तब WTO किस टाइप का रोल प्ले करता है, इस चीज़ों को देखा जाता है। प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब होता है कि हम बाहर की कंट्रीज से सामान जो होता है वो नहीं लेना चाहते हैं, अपनी कंट्री के ही प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए हम जो होते हैं बैरियर्स कुछ लगाने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एज अ इशू इसमें अपीयर करती हैं और यही इश्यूज़ को WTO रिजॉल्व करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखिएगा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता थी और आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेशन मैं इस टाइप की देता रहूँ जो कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती हैं। और ये अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास अभी है तो आप जो क्वेश्चंस बनेंगे प्रीलिम्स में वो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।